Everyone and welcome back to SK Monicus and we're back again with another video of mine and आज हम लोग जो बात करेंगे it will be a special application of the time independent Schrodinger equation where we'll be looking at the special case of infinite square well. तो यहाँ पे mathematically उसी चीज को understand करने की कोशिश करेंगे and we might look at the physical implications and maybe some other videos. So let's से कि हमारे जो इनफाइनाइट स्क्वायर वेल होता है दिस इज समथिंग लाइक दिस कि एक बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन आप इसे मान लो कि इट इज जीरो बिटवीन इन सम पर्टिकुलर रीजन लेट्स से बिटवीन जीरो एंड ए. यहाँ पे वन डायमेंशनल केस ही है एंड इट इज इनफाइनाइट अदरवाइज. ये जो स्पेशल हमारा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है दिस इज द इनफाइनाइट स्क्वायर वेल. व्हाट दिस मीन्स कि मान लो आपके पास कोई भी एक क्वांटम पार्टिकल है, लेट्स से यू हैव एन इलेक्ट्रॉन एंड ये किसी पर्टिकुलर रीजन बिटवीन जीरो एंड ए एंड इट इज अ वन डायमेंशनल केस ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे आपके पास जीरो हो गया, यहाँ पे ए हो गया. तो इस पर्टिकुलर रीजन में जो पोटेंशियल एनर्जी है हर पॉइंट पे जीरो है. मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इस पे कोई पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कोई इसके पोटेंशियल की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा. But the thing is, when it reaches the boundaries, it reaches zero or it reaches A. तो at the boundaries अगर आप देखो तो A since it when even x equals A तो भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. तो A से जस्ट थोड़ा आगे, जीरो से जस्ट थोड़ा पीछे अगर आप देखते हो पोटेंशियल क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है या फिर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाती है. मतलब जीरो एंड ए पे जाने के बाद क्या होगा, इस पे सडनली ऑपोजिट डायरेक्शन में इनफाइनाइट फोर्स एक्ट करने लगेगा. व्हाट दिस मींस इज सिंस इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में सिंस फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, तो यहाँ पे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है बट स्टिल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल यू नो आर इन फैक्ट कनेक्टेड टू ईच अदर. तो सिंस जीरो एंड ए के बीच तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी है. Otherwise, that is इनकी boundary is paired in all the other regions of space out there. हमें पता है कि इस पे infinite force act करेगा to bring it back into this particular region. मतलब ये particle can never escape out of this. Particle can never escape zero this region of between this region between zero and A. That is what it means. Since ये escape नहीं कर सकता, the particle is bound to be there. तो ये particle उस particular let's say हमारा जो region है between zero to A उसमें कैसे behave करेगा, that is what we have to deal in this particular video. तो यहाँ पे अगर हम लोग अपने Schrodinger equation को देखें, it will take this sort of form, the time independent Schrodinger equation. तो ये जो मैं wave function भी लिखूंगा, it will be the time independent wave function. पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन बिटवीन जीरो एंड ए क्लियरली जीरो है, तो दिस इज फॉर बिटवीन जीरो एंड ए. अदरवाइज तो अगर इसी चीज को देखो इट इज नो इवन यूज ट्राइंग टू अप्लाई द श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि पार्टिकल वहां तक कभी पहुंच नहीं पाएगा. तो यहाँ पे अगर इसे हम लोग देखें, लेट्स से आई डिफाइन अ कांस्टेंट के एज द स्क्वायर रूट ऑफ 2me ओवर h बार. देन आई कैन राइट कि मेरा ये जो साई है d2 साई ओवर dx स्क्वेयर किसके इक्वल है, माइनस के स्क्वेयर साई. इसका जो सॉल्यूशन होता है इट इज अ रियली सिंपल सॉल्यूशन. एक एलिमेंट्री फंक्शन के टर्म्स में लिखा जा सकता है. इनफैक्ट टू एलिमेंट्री फंक्शंस साइन एंड कॉस, इट कैन बी रिटन एज a sin kx प्लस b cos kx. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अगर हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन इज a sin kx एंड प्लस b cos kx निकाल ही लिया है, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज व्हाट आर दीज कांस्टेंट्स a एंड b. ये हमारा नेक्स्ट वर्क होगा, क्योंकि अगर मैंने a एंड b को निकाल लिया देन आई कैन फाइनली पुट देम हियर एंड मेरे पास psi बेसिकली एज अ फंक्शन ऑफ x निकल जाएगा. एंड वंस वी हैव फाउंड psi एज अ फंक्शन ऑफ x ऑलमोस्ट ऑल द वर्क इज डन. क्यों? क्योंकि ये एक स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन है. नाउ द थिंग इज, इसमें मैं अगर चाहूँ तो द e टू द पावर माइनस आयोटा e t ओवर h बार मल्टीप्लाई करो फॉर वॉट एवर वैल्यूज n दैट यू हैव ओवर हियर. क्योंकि यहाँ पे आपको देखेगा
कि you'll be basically getting some values of energy, कि ये आपके पास इतनी एनर्जी हो सकती है, इतनी एनर्जी हो सकती है, इतनी एनर्जी. So we'll represent each one of them by some arbitrary constant n that extends from 1 to infinity. तो हमें ऐसे infinite solutions मिलने वाले, and adding up all the infinite solutions by multiplying with their respective exponential functions which includes the energy term, of course कि इसकी energy कुछ इतनी हो सकती है, and making a linear combination of them will get you the most general solution. तो बस हमें क्या करना है, हमें basically इस चीज को find करना है. तो इसे फाइंड करें कैसे? व्हाट वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल डू इज लुक एट द बाउंड्रीज कि 0 एंड a पे तो हमारा वेव फंक्शन 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो कि इनकी बाहर, अगर आप 0 एंड a के बाहर जाना चाहते हो तो पार्टिकल वहां पे जा नहीं पाएगा. पार्टिकल इज बाउंड टू बी इन बिटवीन 0 एंड a. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट आउटसाइड दिस रीजन इज 0. उसके बाहर ये हो नहीं सकता. सिंस हमारी बाउंड्री कंडीशंस कुछ ऐसे होंगे कि इट इज बेसिकली दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस देमसेल्फ, एंड एक कंटिन्यूटी अगर इस एक्सप्रेशन में हो, इस बेसिकली फंक्शन में हो, तो 0 एंड a पे भी हमारा जो साई होना चाहिए ये 0 ही होना चाहिए. दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ कंटिन्यूटी. तो आई से कि साई एट 0 शुड बी इक्वल टू साई एट a एंड इट शुड इक्वल 0. मतलब अगर मैंने यहाँ पे x को 0 रखा है, देन आई गेट a साइन ऑफ 0 प्लस b कॉस ऑफ 0 शुड इक्वल 0. मतलब b तो हमें 0 पता चल गया. तो साई को अब मैं क्या लिख सकता हूँ? इट विल बी रिटन ओनली इन टर्म्स ऑफ अ साइन फंक्शन a साइन के x. a अभी भी नहीं मिला. लेट्स ट्राई अप्लाइंग द सेकंड बाउंड्री कंडीशन. मतलब मेरा हो गया a साइन के a इक्वल्स 0, एंड यहाँ से अब हमें a नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया कि साइन के a कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू होगी, a हमारा 0 हो गया, तो a 0 हो नहीं पाएगा. वाई? बिकॉज अगर मैंने a 0 किया तो साई 0 मिल गया. मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन 0 एंड a is 0 as well. Between, let's say, in some other sort of region that is apart from this region that contains 0 and a, so that is also 0. मतलब ये particle exist करता ही नहीं है. But we are actually talking about a quantum particle that exists, जो कि इस infinite square well में रखा गया and it cannot escape. तो इसमें हर एक region में, हर एक point पे in this particular region of 0 and a कुछ probability होनी चाहिए of finding the particle. Overall between 0 and a of course होनी चाहिए. So it cannot be possible कि the wave function that is, even if that's of stationary state, in this region is 0. It cannot be possible. मतलब क्या पता चला? Sin of k ये 0 होना चाहिए. मतलब k times से n pi के इक्वल होना चाहिए. So k can be equal to n pi over a. इनफैक्ट यहाँ पे k हम लोगों ने n pi over a लिखा है. इससे अब हम क्या करते हैं? इससे as k n लिख सकते हैं. It will be indeed a better expression. k n अगर हम लोग देख लें, so it can be written as n pi over a. And when you write it this way, तो आपको पता चला कि यहाँ से आपको सीधे एनर्जी मिल गई. कैसे? क्योंकि एनर्जी इज बेसिकली k square h bar square over 2m. मतलब you can get energy that sub n can be written as n square pi square h bar square over you have 2m a square. Now these are the possible values of energy. तो अगर हमारा साइन ऑफ पाई होता, साइन ऑफ पाई ए होता, तो भी हमारी ये जो बेसिकली ये पर्टिकुलर वैल्यू है ये 0 आती. साइन ऑफ 2 पाई होता तो भी ये 0 आती. साइन ऑफ 3 पाई होता तो भी 0 आती. तो इन सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n फॉर 1 टू इनफाइनाइट हमें पता चल रहा है कि ये जो टर्म है ये 0 आ जाएगा. मतलब फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट अगर मैं ये सारी वैल्यूज रखूं, ऑल द नंबर्स आउट देयर, ऑल द नेचुरल नंबर्स इस एक्सप्रेशन में रखूं, तो जो भी मेरी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी है, ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल इन द इनफाइनाइट स्क्वायर वेल हो सकती है. तो यहाँ से एक आइडिया हमें मिलता है ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी. एक चीज आपको देखना है कि आपके पास कोई भी वैल्यू ऑफ एनर्जी
नहीं हो सकती है। द एनर्जी विल बी क्वांटाइज्ड हियर, कि आपके पास इतनी एनर्जी हो सकती है, उसके बाद इतनी एनर्जी हो सकती है, बिटवीन एनर्जी नॉट पॉसिबल। उसके बाद आपके पास इतनी एनर्जी हो सकती है, देन उतनी एनर्जी, इसके बिटवीन कोई वैल्यू नॉट पॉसिबल। एनर्जी क्वांटाइज्ड है, बेसिकली पैकेट्स में आ रही है, एज यू विल सी द क्वांटम ऑफ लाइट, द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट्स फोटोन। तो यहाँ पे फोटोन, बेसिकली फोटोन की क्वांटम जो होता है, इट इज डिफाइंड एज h टाइम्स में f, that is frequency. This is the energy of one photon. This is one photon. इसके पास इतनी एनर्जी होती है। यहाँ पे मैंने h बार नहीं लिखा है, which is h over में 2 pi the modified Planck's constant। तो आपके पास लाइट है जो कि किसी भी मटेरियल पे शाइन कर रही है, तो हमें पता है इसमें एक फोटोन अगर मैं लूँ तो इसके पास h टाइम्स f के इक्वल एनर्जी होती है, पैकेट्स में आ रही है। वैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी ये किसी भी पर्टिकुलर स्टेट, एक चीज यहाँ पे आपको देखना है, आपकी इसकी एग्जैक्ट स्टेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कि ये कैसी स्टेट में है। लेकिन हम लोग क्या बता सकते हैं, मैथमेटिकली तो प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, हम लोग बता सकते हैं कि ये किन स्टेट्स में हो सकता है, किन पॉसिबल स्टेट्स में हो सकता है, एंड क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इस स्टेट में होगा, that can be told। ये स्टेट में एग्जैक्टली होगा कि नहीं, इट कैन नॉट बी टोल्ड, यू कैन ओनली गिव प्रोबेबिलिटी इस स्टेट में, इस स्टेट में, कि इसके पास इस स्टेट वाली इतनी एनर्जी, या फिर उस वाला सेकंड एक्साइटेड स्टेट वाली इतनी एनर्जी, एंड ऑल द सिस्टम। वरना एल्स अदर देन दैट यू कैन नॉट टेल एनीथिंग। तो यहाँ पे इसके पास बस प्रोबेबिलिटीज बताए जा सकते हैं, एंड क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी इस पार्टिकल के पास हो सकती है वो हम बता सकते हैं कि इन स्टेट्स में पॉसिबल है, दूसरे स्टेट्स मैथमेटिकली या फिर क्वांटम मैकेनिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें एनर्जी मिल गया। तो ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज करने के बाद हमें क्या मिला, एनर्जी मिल गया, k की वैल्यू मिल गई इंस्टेड ऑफ a की वैल्यू। तो ये कैसे फाइंड करें, वी कैन नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, एंड व्हेन यू नॉर्मलाइज इट, हियर आई विल बी स्किपिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर, लेट्स से 0 से 1 के बीच में नॉर्मलाइज करें। ये 1 के इक्वल आना चाहिए। आई एम स्किपिंग दिस मैथमेटिकल सॉल्यूशन। यहाँ पे ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जो हमारा कांस्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, लेट्स कॉल इट स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a के इक्वल आ गया। मतलब आपको पता चला कि ये जो साई n होगा, दैट इज द nth स्टेशनरी स्टेट, किसके इक्वल है, द स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a साइन ऑफ n पाई ओवर a x। दिस इज द nth स्टेशनरी स्टेट। ये पार्टिकल इस स्टेशनरी स्टेट में भी हो सकता है। इन दिस पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट इस पार्टिकल का होना पॉसिबल है। अगर इस स्टेट में है तो इसके पास इतनी एनर्जी होगी। मान लो मैंने यहाँ पे n इक्वल्स 1 रख दिया, सो व्हेन आई पुट n इक्वल्स 1 मुझे एक सॉल्यूशन मिला। यहाँ पे मैंने n इक्वल्स 1 रखा, पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। तो अगर ये पार्टिकल का वेव फंक्शन इतना होगा, रूट ऑफ 2 ओवर a साइन ऑफ पाई ओवर a टाइम्स x, अगर इसका वेव फंक्शन इतना है तो इसकी एनर्जी पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर होगा। अगर यही चीज इसकी एनर्जी 4 टाइम्स ऑफ दिस होगी, मतलब n इक्वल्स 2 रखने के बाद, तो यहाँ पे आपके पास एक 2 पाई x ओवर a मिलेगा। दैट इज व्हाट्स हैपनिंग। तो n के टर्म्स में हम लोगों ने साई एंड e रखा है एज द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ वेव फंक्शन, दैट इज इनफाइनाइट एनर्जी वैल्यूज, पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज आपको मिल रही है। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज साई ऑफ xt कैलकुलेट करना है। हाउ डू यू डू दैट, सिग्मा n इक्वल्स 1 से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले, will form linear combinations of all the solutions psi of x, यहाँ पे psi n xt कर देते हैं। ये psi n xt क्या है, just multiplying whatever lower case psi n that you have over here, that is at t equals 0, मतलब time independent wave function with the respective exponentials। ये मैं psi n xt कुछ ऐसे लिख देता हूँ, it will be equal to this psi n times e to the power minus iota। अब ये जो हमारा en है t ओवर h बार, राइट। तो यहाँ पे इसे मैंने कुछ ऐसे लिख दिया। तो द थिंग इज, इस चीज को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे इनको कैसे हम लोग फाइंड करें। बिकॉज इफ वी वांट टू गिव अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू द वेव फंक्शन, टू द टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन, हमें
कि लीनियर कॉम्बिनेशन के आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करना पड़ेगा। सो हाउ यू डू दैट इज कि अब हम लोग यूज करेंगे व्हाट यू कैन सी इज, मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इन्हें मैंने इक्वल किया सिग्मा एन इक्वल्स 1 टू इंफिनिटी, और इससे मैंने बेसिकली कर दिया साई ऑफ एन, और दिस इज साई ऑफ एन, साई ऑफ एन। ये जो हमारी बेसिकली चीज है, दिस इज द लोअर केस साई दैट आई यूज्ड ओवर हियर। इट कैन आल्सो बी रिटन एज द अपर केस साई एट एक्स एंड 0, क्योंकि ये टाइम के इंडिपेंडेंट है तो 2 = 0 ये ही हम लोग मानेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू यूज वन फैक्ट व्हिच इज द orthonormality of the wave functions, or at least of the stationary state or whatever wave functions that you will have over there. And this is कि जो हमारे इंटीग्रल होते हैं of psi m as a function of x conjugate psi n as a function of x, ये हमेशा इक्वल होते हैं the Kronecker delta of m n। मतलब अगर m and n इक्वल है तब ये 1 के इक्वल होगा, अगर m and n अनइक्वल है देन ये 0 के इक्वल होगा। The Kronecker delta function itself is defined as 0 if m doesn't equal n and 1 if m equals n. This is the Kronecker delta function. तो अगर आपके पास दो ऐसे स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन भी हैं तो m and n अनइक्वल है तब आपके पास ये जो इंटीग्रल होता है ये 0 होता है हमेशा। अगर m and n बेसिकली इक्वल है तो क्लियरली दिस इज साई और साई n कॉन्जुगेट साई n, जो कि नॉर्मलाइजेशन के लिए 1 होना ही चाहिए, देन ओनली इट कैन डिस्क्राइब अ क्वांटम पार्टिकल। दिस इज द ऑर्थोनॉर्मलिटी, बिकॉज़ वी विल सी इन दिस ऑर्थोगोनलिटी, क्योंकि इफ यू बेसिकली लुक ओवर हियर द टू स्टेशनरी स्टेट्स themselves are orthogonal provided m doesn't equal n, and they must be normalized if m equals n, क्योंकि then it will be only psi n conjugate psi n dx का इंटीग्रल। I forgot to include dx over here. तो this is the orthonormality of the wave functions। इससे यूज किया जा सकता है to determine the constant Cn। कैसे? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, what you can do is multiply in this particular thing। मान लो मेरे पास एक स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन है psi m conjugate, उसमें मैंने f of x मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन मैंने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। what I'll be getting then is this must be the integral of psi m conjugate टाइम्स में यहाँ पे सिग्मा हो गया 1 से इंफिनिटी तक psi n dx। अब n हमारी 1 से इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज देन एट सम पॉइंट ऑन दिस नंबर लाइन n m के भी इक्वल आ जाएगा। जब n m के इक्वल आएगा तब आपको पता है ये जो पूरा इंटीग्रल होगा फॉर n इक्वल्स m, ये बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे देखनी है, सॉरी यहाँ पे मैंने cn भी लिखा, cn भी लिखना था। दिस फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड, ऐसे यू कैन नॉट जस्ट डिफाइन इट एज द 1 से इंफिनिटी तक का sum of all stationary states, there must be a cn over here। तो cn में it cannot be written outside, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जब m n के इक्वल होगा the integral will become 1। जब m n के अनइक्वल होगा then you will say it just becomes 0। हमारा constant cn भी यहाँ पे, तो आपका ये cn हो गया। So what you are basically getting from here कि the integral of fx टाइम्स में psi m conjugate, या फिर इसी चीज को psi n conjugate भी कर सकते हो, since m equals n के लिए ही ये वैल्यू सर्वाइव करिए। आपको क्या पता चला कि cn equals the integral of psi n conjugate f of x। यहाँ पे एक्चुअल में psi n लिखना था, but you know that the thing, the entire integral or the entire value cn survives solely for m equals n। तो यहाँ पे cn हमें कुछ ऐसा मिल गया कि f of x है क्या। अगर आप देखते हो मैंने इस पर्टिकुलर इक्वेशन में t इक्वल 0 रख दिया, तो यहाँ पे आपके पास यही चीज स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन बन जाएगी। मतलब ये जो मेरे पास f of x है, इट इज नथिंग बट psi at x and 0,
एंड दिस इज बेसिकली हाउ क्वांटम प्रॉब्लम्स इवन एग्जिस्ट, कि आपको t इक्वल 0 पे उसका वेव फंक्शन गिवन है, सम अदर वैल्यू ऑफ टाइम पे आपको उसका ओवरऑल वेव फंक्शन फाइंड करना है। तो दैट इज जस्ट ऑल दैट इज, दैट इज जस्ट ऑल दैट इज। मतलब क्या, आपके पास यहाँ पे एक जनरल सॉल्यूशन मिल भी गया। कैसे मिल गया? क्योंकि सिंस यू हैव द साइन ओवर हियर, स्टेशनरी स्टेट्स हैं, उनकी आपके पास रेस्पेक्टिव एनर्जीज हैं। नाउ there is a sigma over here from 1 to infinity of this Cn right here. Since हमारे पास यहाँ पे Cn है, what is that? That is the integral of sin conjugate times में f of जो भी है f of x dx, जो भी आपके पास at x and 0 हमारा वेव फंक्शन गिवन है, you merely have to put in this and you have to integrate it, and यहाँ पे n का एक फंक्शन मिलेगा, although integration x के रेस्पेक्ट में करना है, n का एक फंक्शन मिला तो x will be whatever dependent of n in whatever sort of manner। आपको यही चीज यहाँ पे रखना है। मान लो n स्क्वेयर ओवर 3 मिल गया, तो आपको वो n स्क्वेयर ओवर 3 इस इक्वेशन में रखना है। सिग्मा n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी दिस Cn, जो भी n का फंक्शन मिला, टाइम्स में अब यहाँ पे ये जो आपके पास है, this is sin n of x and t, sorry this is not sin, हाँ this is sin of x and t। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब ये √2 ओवर a sin n pi ओवर ax रख दिया, टाइम्स में e टू द पावर माइनस आयोटा n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर h बार ओवर 2ma स्क्वेयर रख दिया, एंड दैट इज 1 से इंफिनिटी तक जो हमारा ओवरऑल सम बिल्ड कर रहा है। दैट इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन by forming a linear combination। तो हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए, सारे उनके वैल्यूज फाइंड कर लिए, एंड दैट इज ऑल देयर इज। व्हाट बेसिकली इज ऑफ मोस्ट इंटरेस्ट एट लीस्ट टू मी राइट हियर इज द एनर्जी वैल्यूज, एंड कैसे यहीं से आपको पता चल जाता है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेंगे। You can have pi square h bar square over 2ma square, then you will have 4 pi square h bar square over 2ma square, then you will have 9 pi square h bar square over 2ma square। क्वांटम मैकेनिक्स आपको बताते हैं कि 8 pi square h bar square over 2ma square एनर्जी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज बेसिकली, इसको यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज, आपके पास एक एटम है, तो एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है इस न्यूक्लियस को, तो ये एक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में होगा। लेट्स से फॉर इंस्टेंस ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होगी। अगर यही इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड स्टेट में जाता है, मान लो मैंने इसे एक काइंड की एनर्जी दी थ्रू सम सॉर्ट ऑफ फोटोन और समथिंग, ये एक एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। लेट्स से एक हायर ऑर्बिटल में जाता है, हायर ऑर्बिटल में जाएगा, एंड व्हेन इट गोज टू हायर ऑर्बिटल इसके पास कोई दूसरी एनर्जी होगी, इट गोज टू स्टिल हायर ऑर्बिटल, कोई दूसरी एनर्जी होगी। लेकिन बिटवीन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट, ये उस ऑर्बिटल में, वहां पे कोई ऑर्बिटल है नहीं, तो वहां पे जा नहीं सकता, मतलब उसके लिए जो वैल्यूज चाहिए होगी, ये इलेक्ट्रॉन वो वैल्यू ऑफ एनर्जी एक्वायर कर नहीं सकता। सो दिस इज व्हाट एनालॉजी आई कैन एटलीस्ट ड्रॉ राइट हियर, कि इन बिटवीन वैल्यूज हमारी पॉसिबल नहीं होती है। क्वांटम मैकेनिक्स टेल्स कि एट अ क्वांटम लेवल आपके पास इतनी एनर्जी हो सकती है, फिर इतनी एनर्जी हो सकती है, फिर इतनी एनर्जी हो सकती है, इसके बीच में एनर्जी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। देयर आर इंटीजर वैल्यूज, यहाँ पे इंटीड एक इंटीजर के स्क्वायर पे डिपेंड करें, मतलब ये जो एक, मान लो आपने क्या लिया, इससे मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, व्हाट डू यू कॉल दिस कांस्टेंट, z मान लेते हैं, because x is occupied right here, k is already occupied। तो यहाँ पे ये जो हमारी एनर्जी की वैल्यूज है, इट बेसिकली एग्जिस्ट एज n स्क्वायर z, मतलब आपके पास z के इक्वल एनर्जी हो सकती है, आपके पास 4z के इक्वल हो सकती है, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव 2z और 3z, आपके पास 9z हो सकता है, तो अगेन 5z 6z 7z 8z पॉसिबल नहीं है। देन आपके पास 16z वैल्यू होगी, तो 9 से लेके 16 तक जो भी आपके पास नंबर है उतनी एनर्जी पॉसिबल नहीं हो सकती। फिर आपके पास 25z होगी, देन यू विल हैव 36z 49z एंड यू विल हैव 64z, उसके बाद 81z एंड देन 100z। तो ये जो भी मैंने नंबर्स बताए, इनके बिटवीन जो नंबर्स है उतने z की वैल्यू की एनर्जी हो ही नहीं सकती फॉर दिस हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो दैट इज बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग राइट हियर। यही चीज अगर देखा जाए, अगर हम लोग यही चीज एक फ्री पार्टिकल के लिए डील करते हैं,
सो दैट सिचुएशन इज अ लिटिल डिफरेंट, ऑल्दो इसका जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है वो भी जीरो होता है, लेकिन थ्रू आउट द स्पेस। एंड आई विल समटाइम इन फ्यूचर शूट अ वीडियो अबाउट अ फ्री पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड शो यू कि कैसे देखो ये बाउंड्री कंडीशन की वजह से ही हमारी यहाँ पे एनर्जी क्वांटाइज हो रही है। एक फ्री पार्टिकल है जहाँ पे एट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जीरो है, तो वहाँ पे कंटिन्यूअस वैल्यूज ऑफ एनर्जी पॉसिबल होंगी। आपके पास 1z हो सकता है, 2z, 3z एंड व्हाटएवर वैल्यूज ऑफ z। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ अस।